Hello and Namaskar. This is Rishabh Singh and you're watching Shri Ram Science. We are running a very important series called 1 PYQ a day, जहां पर हम मेंस के एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में उसको डिकोड करते हैं, अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं. We'll try to understand introduction, we'll try to understand the body of the answer and we try to conclude the answer. And इन सब का अप्रोच क्या होगा बीइंग एन एस्पिरेंट जब आप मेंस का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, व्हेन यू हैव लिमिटेड टाइम से 7 मिनट्स और 10 मिनट, हाउ कैन यू कंप्लीट मेंस आंसर, दैट वन मेंस आंसर इन दैट लिमिटेड टाइम. उस अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे. जो सब्जेक्ट है वो इंटरनेशनल रिलेशंस है एंड इसके साथ जो ईयर पूछा गया है वो 2023. हमने 2024 में जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे उसे डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन भी मैं देना चाहूंगा. इफ यू आर कंफ्यूज्ड इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर स्टक इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, यू आर कंफ्यूज्ड हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, व्हेन टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, तो आप अपने सभी डाउट्स श्रीराम आईएएस के फ्री 1-to-1 मेंटरशिप फॉर्म में फिल कर सकते हैं, जो आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही मिल जाएगा. और जो हमारे क्वालिफाइड मेंटर्स हैं फिर आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे. एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड श्रीराम साईएस यूपीएससी प्रेप. तो जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो इस चैनल के साथ साथ हमारा जो दूसरा इनिशिएटिव है उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लें, उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जहां पर हम ग्राफिक्स के थ्रू, जहां पर हम माइंड मैप्स के थ्रू, जहां पर हम स्मॉल वीडियोस के थ्रू जितने भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी सीरियसली इस एग्जामिनेशन को तैयारी कर रहे हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे. सो डू सब्सक्राइब टू दी न्यू चैनल विच इज श्रीराम साईएस यूपीएससी प्रेप. सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को रेफर करते हैं. 2023 में सवाल पूछा गया है, ये 10 मार्क्स का सवाल है. वी हैव टू राइट दिस आंसर इन 150 वर्ड्स. So the question is, virus of conflict is affecting the functioning of the SCO. In the light of the above statement, point out the role of India in mitigating the problem. So in this question we have two parts. Firstly, we have to explain what are the viruses. Means virus here means what are the problems or what are the issues. What are the issues that is affecting or that is impacting the functioning of the Shanghai Cooperation Organization. क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव इंडिया, पाकिस्तान, चाइना. एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जब ये तीनों हैं तो फिर आप समझ रहे हैं कि वायरस तो होगा. जब वायरस होगा तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट होंगे. सो फर्स्टली इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू हाईलाइट सम इश्यूज दैट इज directly impacting the functioning of the आपका Shanghai Cooperation Organization. Then after highlighting the viruses or the issues, we'll have to attend the second part of the question, which is how is India dealing with these issues so that the functioning of the SCO is smooth or will be smooth or it can be smooth. तो हमें पहले ये बताना है इश्यूज क्या क्या है, उसके बाद हम हाईलाइट करेंगे कि इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है, क्या अप्रोच ले रहा है इन मिटिगेटिंग दीज प्रॉब्लम्स. क्लियर हो गया. सो फर्स्ट पार्ट को हम देखेंगे. जनरल इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं. देखिए अभी रिसेंटली ही क्या हुआ है कि 2025 का समिट हुआ, जहां पर जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज होती है ना, उसको इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने साइन करने से मना कर दिया. क्यों? क्योंकि वहां पर पहलगाम टेरर अटैक का मेंशन नहीं था. तो अगर सपोज 2025 में आपसे एससीओ पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप स्टार्ट ये रीसेंट कॉन्टेक्स्ट से भी कर सकते हैं और आप स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से भी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं. जैसे मैंने यहां पर एक रेफरेंस के लिए लिया है कि आई हैव सिंपली कोटेड दैट Shanghai Cooperation Organization, which is an intergovernmental organization established in the year 2001 by China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan, with the aim of promoting cooperation and peace among its member states, as well as fostering a new democratic, fair and rational international political and economic order. एंड फिर मैंने ये भी बता दिया कि 2017 में हिस्टोरिक समिट हुआ जहां पर इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों जो हैं फुल फ्लैश मेंबर बन गए. तो आप स्टैटिक इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं और अगर आपको लगता है कि कोई रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है जैसे कि मैंने आपको हाईलाइट किया तो आप उसको भी कोट कर सकते हैं. इट इज कंप्लीटली योर चॉइस, चाहे आप स्टैटिक पर जाइए या आप रीसेंट कॉन्टेक्स्ट के जाइए. तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया और ये याद रखिएगा दैट यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन ओनली इन 150 वर्ड्स. तो आपको इश्यूज भी बताने हैं एंड उसके साथ मिटिगेशन भी बताना है कि कैसे इंडिया अप्रोच कर रहा है. सो अगर हम वायरसेस की बात करें, मींस इस क्वेश्चन में वायरस जो है वो इशू है, तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इशू है बॉर्डर डिस्प्यूट्स.
इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। तो जहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट, अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो भाई जम्मू एंड कश्मीर पर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। जब से इंडिपेंडेंस मिली है तब से ही जो है कश्मीर जो है इशू बना हुआ है, और इसी वजह से पाकिस्तान कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, कैसे ना कैसे करके इंडिया में किस तरीके से हम ब्लीड कर सकते हैं, इंडिया को कैसे ब्लीड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ही इशू है कि वी हैव बॉर्डर डिस्प्यूट विद पाकिस्तान एज वेल एज चाइना। चाइना के साथ हमारे इश्यूज हुए 2017 में, वी हैव डोकलाम इश्यूज, 2020 में हमारा गलवान वैली क्लैशेस हुए, लद्दाख पर इश्यूज चल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में इशू चल रहा है। सो ये सारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो फंक्शनिंग है उस पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं एससीओ की, अगर उनसे बॉर्डर डिस्प्यूट है तो डेफिनेटली कोई भी अगर प्रपोजल आएगा तो चाइना पाकिस्तान एक अपना स्टांस रखेंगे, इंडिया अपना स्टांस रखेंगे, डेफिनेटली एक डेडलॉक हो जाएगा एंड सीधा उसका इंपैक्ट फंक्शनिंग पर पड़ेगा एससीओ की। सो बॉर्डर डिस्प्यूट, देन बायलैटरल टेंशंस। अब अगर बॉर्डर डिस्प्यूट है तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट बायलैटरल टेंशंस पर पड़ेगा। अभी आप देख रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशंस है वो ऑल टाइम लो पर चले गए, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। पहलगाम टेरर अटैक हुआ, फिर हमने रिटेलिएट किया, ऑपरेशन सिंदूर वाज अ स्ट्रेटेजिक स्टेप, और आई मस्ट से इट इज अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। इससे पहले हमने कभी भी पाकिस्तान के प्रोविंस में या बीनीथ पाकिस्तान हमने कभी भी टारगेट नहीं किया। हमने स्पेसिफिकली इस बार जो जितने भी इनके टेरर कैंप्स थे, जो टेररिस्ट साइट्स थी, उनको टारगेट किया, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो या फिर वो पाकिस्तान के प्रोविंस के अंदर ही क्यों ना हो। तो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया। जब ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आएगा तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट बायलैटरल रिलेशंस पर पड़ेगा। इसी तरीके से जब बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ 2017 में डोकलाम इशू हुआ तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा बायलैटरली नहीं पड़ा था, लेकिन जब गलवान क्लैशेस हुए तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट इंडिया चाइना के बायलैटरल रिलेशंस पर पड़ा। उसके बाद से ही आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट आया। ये जो विजन है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, ये रियलाइजेशन कोविड के बाद आया, और कोविड में जब गलवान क्लैशेस हुए उसके बाद ये सोच बिल्कुल पक्की हो गई कि भाई हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है चाइना पर, हमें आत्मनिर्भर बनना है। इस वजह से देख रहे हैं कि ये कोशिश चल रही कि कैसे हम अपना ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं विद चाइना, क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा चाइना से करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत ही कम करते हैं। सो बॉर्डर डिस्प्यूट से बायलैटरल टेंशंस आएगा। तो कोई भी अगर प्रपोजल आ रहा है, सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके कई दोस्त, आपके उन दोस्तों से नहीं बनती है, तो आप जो बात कहेंगे, आपके वो जो दोस्त हैं जिनकी आपसे नहीं बन रही, वो आपकी बात काटेंगे। डेफिनेटली नुकसान किसका होगा? उस पूरे के पूरे ग्रुप का होगा। तो इसी तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट, बायलैटरल टेंशंस डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं एससीओ की फंक्शनिंग को। फिर टेररिज्म, भाई हमारा सिंपल स्टांस है कि टॉक, टेररिज्म, ट्रेड, ये सब, इवन क्रिकेट हम नहीं एक साथ कर सकते हैं। और पाकिस्तान बीइंग द ग्रेटेस्ट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, इनके यहां कोई इंडस्ट्रीज फ्लरिश करे ना करे, लेकिन टेररिज्म की इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन तरीके से फ्लरिश कर रही है राइट फ्रॉम 1947। तो एक देश जो कि टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, और किसके अगेंस्ट सपोर्ट कर रहा है? इंडिया के अगेंस्ट सपोर्ट कर रहा है, एंड इस कंट्री को चाइना बैक कर रहा है। ठीक है, चाइना वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, चाइना इकोनॉमिकली इनकी हेल्प कर रहा है, पैसे से इनकी हेल्प कर रहा है, जो कि फिर इसी पैसे का या इसी वेपन्स का इस्तेमाल ये इंडिया के अगेंस्ट करेंगे। तो दोनों का डिफरेंट स्टांस हो गया ना। इंडिया का स्टांस टोटली टफ स्टांस है टेररिज्म पर वहीं पाकिस्तान तो खुद ही उसका स्पॉन्सर है और चाइना भी उसे सपोर्ट कर रहा है। तो टेररिज्म पर जो डिफरेंट एंगल है इंडिया और फिर पाकिस्तान चाइना का, वो एक और बड़ा इशू है। क्योंकि अगर इंडिया जब ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिज्म स्टेट है, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म स्टेट है, कंट्री है, ये बात पाकिस्तान तो नहीं मानेगा। और जब पाकिस्तान नहीं मानेगा, इसको फिर चाइना सपोर्ट करता है, तो डेफिनेटली कोई भी अगर इनिशिएटिव टेररिज्म से रिलेटेड आ रहा है जो कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट करेगा, तो वो चीज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती है। जब वो चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी तो डेफिनेटली वो एससीओ की फंक्शनिंग पर इंपैक्ट करेगा। सो बॉर्डर डिस्प्यूट, बायलैटरल टेंशंस, टेररिज्म, अलायंस फॉर्मेशन एक और बड़ा मुद्दा है। अगर हम अभी बात करें, पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कोट करता है कि भाई जो चाइना है ना, ये पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। हालांकि इस ऑल वेदर फ्रेंड ने कुछ भी पाकिस्तान को कुछ ऐसा कंक्रीट दिया नहीं है। 2015 में बड़ा शोरगुल के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ था। पाकिस्तान में बड़ा शोर था
कि अब तो हम भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, अब तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आने वाली है, हम भी देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। लेकिन आज 10 साल होने को है सीपेक को, जो भी एक्सपेक्टेशन चाइना की थी सीपेक से एंड वाइसी वर्सा, तो कोई भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इंटरनली बड़े इश्यूज रहे हैं पाकिस्तान में। तो चाइना पाकिस्तान का एक नेक्सस बना हुआ है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो हम एक नॉन अलाइंड कंट्री हैं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट है। आज यूएस के सेनेटर ने एक जवाब दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है कि वील क्रश इंडियाज इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि इंडिया कंटिन्यूसली रशिया से चीप ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। सो हम तो स्ट्रेटेजिकली अलाइंड हैं। बट अगर हम इस एससीओ ग्रुपिंग में देखेंगे जहां पर पाकिस्तान है, चाइना एक साइड है, तो डेफिनेटली जो इंडिया है वो थोड़ा सा हम देखेंगे कि वेस्ट के साथ भी पार्टनरशिप कर रहा है। हालांकि अभी तो यूएस और पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए, बट पाकिस्तान का सिंपल स्टांस ये है कि चाइना तो भैया उनका ऑल वेदर फ्रेंड है, पाकिस्तान यूएसए के लिए तो डॉलर के लिए है, डॉलर के लिए जा रहा है साथ में। ठीक है, तो एक अलायंस फॉर्मेशन डिफरेंट व्यू में है, डाइवर्जेंस है अलायंस फॉर्मेशन में भी। चाइना पाकिस्तान की एक अपनी नेक्सस, एक अपनी ग्रुपिंग है। फिर इंडिया के अच्छे रिलेशंस एससीओ की जो कंट्रीज है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, उनके साथ हैं। ठीक है, उनके साथ तो है ही, साथ ही साथ हमारे वेस्ट के भी, वेस्ट से भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। प्लस चाइना के काउंटर को, चाइना का जो राइज है उसे काउंटर करने के लिए वेस्ट जो है इंडिया के साथ पार्टनर करता है, सो दैट जो इंडो पैसिफिक है, ठीक है, जो इंडो पैसिफिक है वो फ्री रहे, वो ओपन रहे, वहां पर चाइना एग्रेशन ना कर सके। तो अलायंस फॉर्मेशन में भी जो डाइवर्जेंस है वो भी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है एससीओ की फंक्शनिंग पर। एंड एससीओ में सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं, और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इसी पर मैंने लास्ट आईआर का क्वेश्चन गया था, वो इसी पर गया था। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यहां पर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट मार्केट है, ठीक है, बड़े इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो ग्लोबल सुपर पावर्स में एक रेस लगी हुई है कि किसका इंफ्लुएंस सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आ सकता है। जैसे आज की डेट में ग्लोबल साउथ में है, ग्लोबल साउथ कंट्रीज को हम देखें तो देयर इज अ रेस गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कि हु विल बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कंट्रीज। सेम गोज फॉर सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इंडिया एंड चाइना एक रीजनल रेस में है कि किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा या किसका इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर आएगा, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस, अच्छा इन्फ्लुएंस, दैट मींस कि जो रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका एक अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो डेफिनेटली जहां पर रेस है, आपका एक कॉम्पिटिटर है, यू आर रनिंग इन अ रेस, यू आर कंपीटिंग विद योर कॉम्पिटिटर, तो क्या आप उसके साथ हाथ मिला के उस रेस को स्मूथली रन करेंगे? नहीं, आपकी कोशिश ये रहेगी दैट यू हैव टू डिफीट योर अपोनेंट, दैट यू हैव टू डिफीट योर कॉम्पिटिटर। सेम गोस, अगर रेस लगी है कि भाई चाइना को भी इन्फ्लुएंस चाहिए, इंडिया को भी इन्फ्लुएंस चाहिए, तो डेफिनेटली कोऑपरेशन हैम्पर होगा, एंड कोऑपरेशन हैम्पर होगा तो इसका लार्जर इंपैक्ट क्या होगा कि जो एससीओ की फंक्शनिंग है वो इंपैक्ट करेगी। सो ये 4-5 पॉइंट आपको एक एक लाइन में समझा देने हैं। 5 पॉइंट्स मैंने बहुत ही स्मूथली से बताए जो कि आपके इश्यूज का काम करते हैं। यू आर डन विद योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट okay, issues are there that are directly impacting the SCO's functioning of the SCO. But इंडिया का रोल क्या है? इंडिया, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी अलाइंड है, हमें एससीओ के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखने हैं, हमें ब्रिक्स में भी अच्छे रिलेशंस रखने हैं, हमें स्क्वाड में भी क्वाड कंट्रीज के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखने हैं, और हमें कंटिन्यूसली G7 समिट पर भी पार्टिसिपेट करना है। सो हमें हर चीज बैलेंस करनी है। The main important thing in foreign policy of India is national interest. So India सबसे इंपॉर्टेंट चीज करता है कि हम डायलॉग, हम एंगेजमेंट को प्रमोट करते हैं। किस तरीके से? जैसे इंडिया ने हेल्थ एक्रोनिम दिया हुआ है, ठीक है, H stands for health care cooperation between SCO nations. E stands for economic cooperation between all the SCO nations. A stands for alternate energy. L stands for literature and culture. T stands for terrorism free society and H stands for humanitarian cooperation. इसी तरीके से एशिया हार्ट कॉन्फ्रेंस होता है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइंटली पार्टिसिपेट किया है। अब तो रिलेशंस बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं, बट इंडिया ने ये सारे स्टेप्स लिए हैं। इंडिया ये सारे स्टेप्स ले रहा है सो दैट ये जो भी वायरस हैं, ये जो भी इश्यूज हैं,
और जिसका इंपैक्ट एससीओ की फंक्शनिंग पर पड़ा है उसे रिजॉल्व किया जा सके। देन बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी हैं, कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे आपका आशघाट एग्रीमेंट हो गया, जहां पर हम नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, यहां पर एक कनेक्टिविटी बने सो दैट ट्रेड आए, इन्वेस्टमेंट आए। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आएगा तो डेफिनेटली सारे इश्यूज अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगे। जब भी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आती है तो आप देखोगे कि बायलैटरल रिलेशंस ऑटोमेटिकली ही या मल्टीलैटरल रिलेशंस अपने आप ही उस ग्रुपिंग की सही होने लगती है, या जो भी इश्यूज होते हैं वो सही होने लगते हैं। फिर एंटी टेररिज्म इनिशिएटिव्स पाकिस्तान होने के बावजूद भी इंडिया प्रॉपर एंटी टेररिज्म इनिशिएटिव जो एससीओ के हैं उसमें रेगुलरली पार्टिसिपेट करता है। जैसे जॉइंट एक्सरसाइजेस में रेगुलर पार्टिसिपेशन होता है। मुझे कमेंट्स बताइएगा कि जो जॉइंट एक्सरसाइजेस है एससीओ की उसका नाम क्या है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। देन जो एससीओ का रैट्स है, ठीक है, जो एससीओ का रैट्स है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। मुझे कमेंट्स बताइएगा इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसमें रेगुलरली जो है इंडिया इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करता है, सो दैट जो टेररिज्म एक्टिविटीज है उसे काउंटर किया जा सके रीजनली भी, एंड फिर रीजनल से इसका इंपैक्ट ग्लोबली भी जाएगा। सो पाकिस्तान होने के बावजूद भी इंडिया रेगुलरली एंटी टेररिज्म इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करता है, बी इट जॉइंट एक्सरसाइजेस, बी इट इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बिटवीन द एससीओ नेशंस। देन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपसे बताया कि चाहे बायलैटरल रिलेशंस हो, चाहे मल्टी ग्रुपिंग के रिलेशंस हो, कोई भी इश्यूज रिजॉल्व करने हैं और वहां पर अगर ट्रेड हो रही है, वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा इंडिया और चाइना, अगर इंडिया अपनी डिपेंडेंसी चाइना पर खत्म कर दे, ठीक है, हम आत्मनिर्भर बन जाएं, चाइना का जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना वो बड़ी मैसिवली हिट होगा। तो चाइना को भी ये बात पता है, इसी वजह से जब डोनाल्ड ट्रंप का सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने ये चिल्ला के बोलना शुरू किया कि मैं तो अब चाइना पर टैरिफ इंपोज करूंगा, मैं तो चाइना के इंपोर्ट्स पर टैरिफ इंपोज करूंगा, तो चाइना को समझ में आया कि ऑलरेडी मेरे इंडिया के साथ रिलेशंस खराब चल रहे हैं। चाइना को रियलाइजेशन हुई कि ऑलरेडी बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं जिसका इंपैक्ट ट्रेड पर हो रहा है। बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बट हाँ एक कॉन्शियसनेस है कि हमें भाई आत्मनिर्भर बनना है। अब अगर यूएसए भी टैरिफ्स इंपोज कर देगा तो क्या होगा, जो चाइना के एक्सपोर्ट हैं मैसिवली हिट करेंगे। इस वजह से आपने देखा होगा कि अक्टूबर नवंबर 2024 अक्टूबर नवंबर से क्या स्टार्ट हुआ, डिसएंगेजमेंट स्टार्ट होने लग गई। चाइना ने कहा कि नहीं, बॉर्डर में जो इश्यूज हैं उसे रिजॉल्व करना है, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और अभी फॉर द टाइम बीइंग अभी जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर इसी तरीके से बॉर्डर टेंशन चलते रहेंगे, इसका इंपैक्ट अगर ट्रेड पर पड़ेगा तो डेफिनेटली चाइना की ही इकॉनमी हिट करेगी, चाइना के एक्सपोर्ट्स ही इंपैक्ट हिट करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मल्टीलेटरल ग्रुपिंग हो चाहे बायलैटरल ग्रुपिंग हो, अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो इश्यूज अपने आप ही रिजॉल्व होते हैं। और इस चीज को इंडिया भी समझता है, इसी वजह से जितने भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, ट्रेड इनिशिएटिव्स हैं, जैसे आपका एससीओ का बिजनेस कॉन्क्लेव एंड इन्वेस्टमेंट फोरम, यहां पर रेगुलरली इंडिया जो है पार्टिसिपेट करता है। जो हमारी इतनी स्ट्रांग इकॉनमी है, ठीक है, हमारी जो स्ट्रांग इकॉनमी है, हम उसके थ्रू इन सब फोरम में हेल्प करते हैं, सो दैट इसका इंपैक्ट पूरी की पूरी रीजनल ग्रुपिंग पर पड़े। जो भी कंट्रीज, स्पेशली सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उनको हेल्प हो, सो दैट इंडिया का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर भी पड़े एंड ओवरऑल जो ग्रुप में इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो सके। सो ट्रेड इनिशिएटिव्स। देन कल्चर एक्सचेंज, एससीओ कल्चर फेस्टिवल में रेगुलरली इंडिया जो है पार्टिसिपेट करता है, सो दैट कल्चरल एक्सचेंज हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़े, ठीक है, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़े। और जितना पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ेगा, कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, उतना ही आप देखोगे कि लार्जर ग्रुप में जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे। सो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि यू हैव टू राइट दिस आंसर इन 150 वर्ड्स, तो आपको 4-5 इश्यूज बताने और इंडिया क्या अप्रोच कर रहा है वो भी आपको 4-5 बताने, जो कि मैंने आपको 4 से 5 दोनों ही एंगल पे आपको समझा दिया हूं। इससे ज्यादा अगर आप लिखेंगे तो ये जितना भी पॉइंट है ये मोर देन इनफ है, सफिशिएंट। और ये जो भी मैंने चीजें बताई हैं, ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बताया।
मेरा सिंपल अप्रोच रहता है कि बीइंग एन एस्पिरेंट आपको 7 to 8 10 मिनट्स में ये इस क्वेश्चन को करना है, तो वहां पर आप पीएचडी नहीं लिखोगे। मैं तो क्या हूं, मैं तो प्रिपेयर करके आ रहा हूं। बट मेरी प्रिपरेशन का एंगल ये है कि कोई भी एस्पिरेंट, क्या मैं उसको ऐसे पॉइंट्स बताऊं जो वहां उस प्रेशर टाइम में सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है। यहां पर ना आपको एग्जामिनेशन में ना आपको अपनी कोई फुल फ्लेज नॉलेज दिखानी है, ना मुझे यहां पे कोई फुल फ्लेज नॉलेज दिखानी है। यू हैव टू कंप्लीट दैट टास्क, एंड द टास्क इज दैट यू हैव टू राइट द question in 150 words so that you'll able to generate maximum marks out of 10। क्लियर हो गया? तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है ये पूरा कंप्लीट आंसर, ये जो पूरा आंसर है कंप्लीट होता है। कंक्लूजन भी आप कर सकते हैं कि इन सब इश्यूज के बाद भी, इन सब इनिशिएटिव्स के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि एससीओ में लगातार इश्यूज चल रहे हैं डेफिनेटली। और अगर एग्जांपल के तौर पर आप रीसेंट जो कंट्रोवर्सी हुई है जहां पर इंडिया ने जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन नहीं किया क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक का आप मेंशन नहीं कर रहे हो, ऐसे तो चलेगा नहीं, तो ये भी आप बता सकते हो। इस तरीके से आप कंक्लूजन कर सकते हो कि इन सब इनिशिएटिव्स के बाद भी एससीओ में जो पाकिस्तान चाइना का एंगल है वो ओवरऑल एससीओ की फंक्शनिंग को हैम्पर करता चला आ रहा है। सो ये था पूरा आंसर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ जो हमारा सेकंड इनिशिएटिव है श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप, उसे भी जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, अब मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।